गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। अब आप लोग जब तैयारी अपने कर रहे हैं, साथ में आप लोग अपनी पीवाईक्यू का एनालिसिस जरूर कीजिएगा। पीवाईक्यू को सॉल्व करने की कोशिश डेली बेसिस पर कीजिए और अपना स्कोर जरूर आप नोट कीजिएगा, जो कि आपको हेल्प करने वाला है आगे बहुत चल करके। तो इसीलिए आज हम लोग फिर से ले आए हैं जामिया बीएलएलबी 2023 का पॉलिटी के पीवाईक्यूज को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, उसको एनालिसिस करने वाले हैं। आप लोग भी कोशिश कीजिएगा मेरे साथ वो सारे सवालों के जवाब को सॉल्व करने की और उसके आंसर्स को भी बताने की कि आपका क्या आंसर आ रहा है। आपका अगर कोई डिफरेंट ओपिनियन व्यू है किसी क्वेश्चन को रिलेटेड या उससे रिलेटेड और भी चीजें पता है, उसको भी बताने की जरूर कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम लोग का पॉलिटी का सेशन होने वाला है जामिया बीएलएलबी का। तो सबसे पहले चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिपीलिंग ऑफ लॉ इन इंडिया। ठीक है, जो पार्लियामेंट के पास क्या है, रिपीलिंग पावर दी गई है। तो रिपीलिंग पावर इज सेम एज द मेकिंग ऑफ लॉ। ठीक है, यानी कि लॉ पार्लियामेंट क्या बनाता है, पार्लियामेंट हमारे यहाँ लॉज बनाती है। पार्लियामेंट के साथ साथ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को भी पावर दिया गया है कि दे कैन आल्सो मेक लॉज on the subjects which are listed under list to state list या फिर concurrent list में, उन सब में। तो पार्लियामेंट चाहे तो एक तो यूनियन लिस्ट में भी बना सकती है, इसके अलावा और किसमें बना सकती है, कंकरेंट में भी बना सकती है, और रेसिडुअरी लिस्ट में भी पार्लियामेंट जो है हमारी, जो पार्लियामेंट प्रेसिडेंट लोकसभा राज्यसभा जिसको इंक्लूड करता है, उसमें यूनियन कंकरेंट एज वेल एज रेसिडुअरी में ये लॉज बना सकती है। तो जो लॉ मेकिंग पावर पार्लियामेंट को दिए गए हैं ये आर्टिकल 245 में दिए गए हैं, और इसी आर्टिकल 245 के तहत ये चाहे तो लॉ भी बना सकती है और किसी लॉ को रिपील कर सकती है, यानी कि वापस ले सकती है कि इस लॉ को हम हटा रहे हैं, इस लॉ को हम खत्म कर रहे हैं, हम कोई नया लॉ बनाने जा रहे हैं या हम नया लॉ नहीं बनाएंगे। तो ये क्या है, रिपीलिंग पावर भी लॉ मेकिंग पावर की तरह ही है, यानी लॉ मेकिंग पावर भी आर्टिकल 25 में से ही ये डिराइव करता है, और रिपीलिंग पावर यानी किसी भी कानून को वापस लेने का पावर भी पार्लियामेंट के पास है। और ये सेम इसी आर्टिकल में इसको दिया गया है पार्लियामेंट को। तो पार्लियामेंट चाहे तो कैसे कैसे रिपील कर सकती है। तो एक तो नॉर्मली वो क्या करे, किसी लेजिस्लेटिव कोई कानून को लाए और कहे कि हम इस को क्या कर सकते हैं, वापस लेना चाहते हैं, ये पुराने कानून को हम वापस लेना चाहते हैं। जैसे कि अभी के टाइम पर अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे पुराने कानून को क्या कर दिया गया है, रिपील कर दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल आईपीसी को रिपील कर दिया गया है, सीआरपीसी को रिपील कर दिया गया है, इंडियन एविडेंस एक्ट जो था 1872 का, इन सबको क्या कर दिया गया है, रिपील कर दिया गया है। पार्लियामेंट चाहे तो पार्ट ऑफ द कोई लॉ भी को रिपील कर सकती है, या चाहे तो पूरा पूरा लॉ को रिपील कर सकती है, जैसा कि हम लोगों ने इन तीनों के केसेस में देखा है। हमने अभी देखने वाले हैं कि इनकम टैक्स एक्ट जो है 1960 का इनकम टैक्स एक्ट, इसको भी क्या है, पार्लियामेंट जो है वो रिपील करने वाली है। क्यों? क्योंकि न्यू इनकम टैक्स जो है वो लागू होने वाला है। तो हम क्या देखेंगे, पार्लियामेंट चाहे तो लॉ बनाती भी है और उसी बनाने के साथ साथ चाहे तो पुराने लॉ को वापस भी ले सकती है किसी लेजिस्लेटिव एक्शन के थ्रू, या फिर चाहे देखे तो ऑर्डिनेंस के थ्रू भी ले सकती है। लेकिन ये ऑर्डिनेंस क्या है, 6 महीने के अंदर, 6 मंथ के अंदर लैप्स कर जाएगा। मान लेते हैं किसी ऑर्डिनेंस के थ्रू में इसने क्या किया है, लॉ बनाया है या लॉ को वापस लेने की कोशिश की है, तो 6 मंथ के बाद ये लैप्स हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यानी कि मान लेते हैं ऑर्डिनेंस से किसी लॉ को वापस लिया गया है, तो वो 6 महीने के अंदर अंदर वो दोबारा से एक्टिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ऑर्डिनेंस के थ्रू लाया गया था, यानी कि 6 महीने के अंदर अंदर उनको पार्लियामेंट में उस चीज को पास कराना पड़ेगा अगर वो ऑर्डिनेंस के थ्रू लाए हैं। तो अगर पार्लियामेंट पास नहीं करती है तो वो ऑर्डिनेंस खुद ब खुद लैप्स कर जाएगा। ठीक है, आप लोग ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट जरूर बताइएगा मुझे, ये किस आर्टिकल में दे रखा है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट एज वेल एज गवर्नर, ये किस आर्टिकल में दे रखा है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो हमने ये सब देख लिया कि कैसे कैसे लॉ बना भी रही है, रिपील भी कर रही है। लॉ मेकिंग का प्रोसेस हमें पता है कि लोकसभा या राज्यसभा कहीं से भी लॉ इनिशिएट हो सकता है। अगर वो मनी बिल नहीं है तो ठीक है, वो उसको बिल कहेंगे। बिल जो है लोकसभा में अगर इनिशिएट हुई है तो फिर राज्यसभा में जाएगी, फिर राज्यसभा से जाके प्रेसिडेंट के पास जाएगी, और जब प्रेसिडेंट का मुहर लग जाता है, एसेंट लग जाता है, तब वो बन जाता है एक्ट। कोई भी बिल एक्ट कैसे बनता है, जब व्हेन इट रिसीव द प्रेसिडेंशियल एसेंट, ठीक है, तब वो एक्ट बन जाता है। फिर एक्ट बनने के बाद क्या होता है, उसमें एक डेट दी रहती है कि इस डेट से ये कानून जो है वो लागू होने वाला है, इन्फोर्स होने वाला है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन उसके साथ साथ कोई पार्लियामेंट चाहे तो कोई लॉ को इंट्रोड्यूस करके पुराने किसी लॉ को क्या कर सकती है, ठीक है, किसी बिल को ला करके पुराने लॉज को रिमूव कर सकती है, डिलीट कर सकती है, वापस ले सकती है। तो यही किया है हम लोगों ने, देखेंगे कि आईपीसी सीआरपीसी को इसी के तहत वापस ले लिया गया है। ठीक है, तो पार्लियामेंट के पास ये पावर है अंडर आर्टिकल 245। अब इससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है जो हम लोग पढ़ लेते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द पार्लियामेंट टू इनैक्ट
इनैक्ट यानी कि एक्ट भी बना सकती है। इनैक्ट का मतलब क्या होता है, किसी लॉ को बनाना, लॉ को बनाने को इनैक्टमेंट कहते हैं। एज वेल एज टू रिपील एनी लॉ, साथ ही में वो रिपील भी कर सकता है, बिल्कुल एनैक्ट भी कर सकती है और रिपील भी कर सकती है। नेक्स्ट है फॉर रिपील, द पावर ऑफ पार्लियामेंट इज सेम एज एनैक्टिंग अ लॉ अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। जी हाँ, वही सेम पावर है, आर्टिकल 245 ही एक ही हमारा पास आर्टिकल है और यही हमें डायरेक्ट कर रहा है, लॉ भी बनाना है और लॉ रिपील करना है, तो दोनों का पावर इसी में दे रखा है। तो जी हाँ, ये दोनों स्टेटमेंट अपने आप में सही है। A law cannot be repealed by promulgating an ordinance, कह रहा है कि ऑर्डिनेंस के तहत में हम नहीं प्रोमulgate कर सकते हैं। तो यहाँ पास तो अभी मैंने बताया कि ऑर्डिनेंस के थ्रू भी कर सकते हैं और साथ में चाहे तो कोई ये बिल ला करके भी किसी को वापस ले सकती है। ठीक है, किसी भी कानून को बिल ला के भी वो वापस ले सकती है, जैसे कि फार्म बिल, फार्मर्स बिल आए थे, ठीक है, काफी न्यूज में काफी चर्चे में रहे थे, उस फार्मर बिल को वापस ले लिया गया था। तो फार्मर बिल को वापस, तो ये क्या है, ये ऑर्डिनेंस के थ्रू भी ले सकती है और साथ में चाहे तो नॉर्मल लेजिस्लेटिव एक्शन के थ्रू भी ले सकती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी तो गलत हो गया। ठीक है, सी क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों? क्योंकि ऑर्डिनेंस के थ्रू भी किसी भी बिल को, सॉरी किसी भी लॉ को रिपील किया जा सकता है, ऐसा हम लोगों ने अभी देखा। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे कि इसमें पूछ रहा है करेक्ट कौन सा स्टेटमेंट है, तो हमने लगाया है ए और बी जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का बी। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज 0 आवर इन पार्लियामेंट। 0 आवर जो है वो 12 बजे के बाद, 12 नून के बाद स्टार्ट होता है। ठीक है, अब इस 0 आवर में क्या है, वो सारे सवाल पूछे जाते हैं बिना किसी नोटिस के। ठीक है, मान लेते हैं कि नॉर्मली क्या होता है, क्वेश्चन आवर होता है, इसके बाद 12 नून के बाद अराउंड 30 मिनट का ये टाइम पीरियड होता है 0 आवर। ठीक है, इसके बाद क्या है, क्वेश्चन आवर स्टार्ट होता है। अब क्वेश्चन आवर में जो सवाल पूछे जाते हैं, जो मैटर रेज किए जाते हैं, उसके लिए आपको क्या है, नोटिस देना है। ठीक है, उसके लिए आपको क्या है, नोटिस देना है कि हम ये सवाल पूछना चाहते हैं। लेकिन 0 आवर में क्या है, आपको जो भी सवाल पूछना है, जो भी मैटर रेज करना चाहते हैं, आप बिना नोटिस किए आप उठा सकते हैं और इसका टाइमिंग होता है 12 नून। ठीक है, 12 बजे के बाद। तो यहाँ बस कह रहा है कि क्या है, व्हेन द प्रपोजल ऑफ अपोजिशन आर कंसिडर, नहीं, व्हेन द मैटर एट मोस्ट इंपॉर्टेंट आर रेज्ड। ठीक है, इंटरवल बिटवीन मॉर्निंग एंड आफ्टरनून सेशन, नहीं, व्हेन अ मनी बिल इज इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा। तो यहाँ बस क्या है, मैटर ऑफ एटमोस्ट इंपॉर्टेंट को उठाया जाता है। क्यों? क्योंकि मान लेते हैं कि आज के दिन में कोई ऐसा अचानक से कुछ ऐसा इवेंट हो गया, ठीक है, अब उसको डिस्कस करना है पार्लियामेंट में, तो वो 0 आवर में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए आपको क्या है, 0 आवर में कोई भी क्वेश्चन, कोई भी इंपॉर्टेंस, कोई भी मैटर आपको रेज करना है, उसके लिए आपको पहले से प्रायर नोटिस नहीं देना होता है स्पीकर को। तो इसीलिए क्या है, 0 आवर में वो सारे मुद्दे डिस्कस होते हैं जो बहुत ही अर्जेंट नेचर के हैं, अर्जेंट इंपॉर्टेंस के, कोई अर्जेंटली कोई हो गया, ठीक है, आज ही कोई सुबह सुबह कोई चीज आई, अब उसको वो डिस्कस करना चाह रहे हैं पार्लियामेंट में, तो यहाँ सिंस नोटिस की जरूरत नहीं है, नोटिस देने की जरूरत नहीं है, तो ये आसानी से क्या है, इस मुद्दे को रेज कर सकते हैं, इस इशू को रेज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का बी हो जाएगा, व्हेन मैटर ऑफ utmost importance are raised in the parliament and this 0 hour start after 12 noon. क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, राइट टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज इनश्राइंड अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल जो है वो क्या दे रहा है, पावर दे रहा है कि आप जो है अपना एजुकेशनल संस्था बना सकते हैं और साथ में उसको एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं। उसकी फी, उसका क्या स्ट्रक्चर होगा, क्या उसका सिलेबस होगा, कौन सा हम कोर्स इंक्लूड करने वाले हैं, तो ये सब आप कर सकते हैं। तो ये राइट जो है एज अ फंडामेंटल राइट दी गई है आर्टिकल 30 के अंदर में। आर्टिकल 30 के अंदर में इससे रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, टीएमए पाई फाउंडेशन केस, जिसमें रिकॉग्नाइज किया गया था कि जो प्राइवेट संस्थान है, ठीक है, उनके पास क्या है, आर्टिकल 30 के अंदर में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश एज वेल एज एडमिनिस्टर करने का पावर है। लेकिन स्टेट चाहे तो कुछ, गवर्नमेंट चाहे तो कुछ उसके ऊपर रेगुलेशन लगा सकती है, रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, बट इट इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ एनी वन अंडर आर्टिकल 30 एज वेल एज 19(1)(g कि वो क्या कर सकते हैं, अपना 19(1)(g में कि अपना कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को बना सकते हैं। तो अगर मान लेते हैं ये ऑप्शन में आर्टिकल 30 नहीं दिया रहे, 19(1)(g भी अगर दिया रहे, तो भी ये क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ 19(1)(g नहीं दिया हुआ है, तो इसीलिए आर्टिकल 30 विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। 19(1)(g क्या कहता है, राइट टू कैरी ऑन एनी ट्रेड, राइट टू कैरी एनी ट्रेड एंड प्रोफेशन।
ठीक है, तो एक तो आर्टिकल 30 जो है वो हमें देता है, साथ में 19(1)(g) जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है उनको राइट दिया गया है 19(1)(g) में कि वो भी क्या करें, वो भी चाहे तो कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं आर्टिकल 29, 28 और 27 क्या बात करता है। यहाँ बात की जा रही है कंजर्व करने की। अगर कोई डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, कल्चर या स्क्रिप्ट है माइनॉरिटी का, तो उसको कंजर्व करने का राइट देता है आर्टिकल 29। तो ये भी आर्टिकल 29 भी इंपॉर्टेंट है, ये भी हमें याद करना है। आर्टिकल 28 क्या बात करता है कि जो भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के एस्टैब्लिशमेंट की का राइट देता है कि कोई भी रिलीजन है, ठीक है, रिलीजियस डेनोमिनेशन है, वो चाहे तो अपना कोई संस्था बना सकता है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को वो डेवलप कर सकता है। ठीक है, जैसे मुस्लिम्स है तो मुस्लिम्स चाहे तो वो मदरसा बना सकते हैं। ठीक है, अगर कोई हिंदू है तो वो चाहे तो कोई मठ बना सकते हैं, कोई क्रिश्चियन है तो वो कोई चर्च बना सकते हैं। ठीक है, तो वो सारा क्या है, ये राइट दिया गया है, फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 28 दिया गया है। आर्टिकल 27 दिया गया है, कहा गया है कि नो वन शैल बी कंपेल्ड टू पे टैक्स फॉर रिलीजियस एक्सपेंस, यानी गवर्नमेंट जो है वो क्या है, रिलीजन पर खर्चा करने के लिए किसी इंसान से टैक्स नहीं मांगेगी। मान लेते हैं कोई रिलीजियस जुलूस निकलने वाला है, तो उसके लिए क्या है, कोई टैक्स हमारे ऊपर नहीं लगाया जाएगा कि इसमें, इस जलसे में, इस जुलूस में या इस जो भी फंक्शन होने वाला है, रिलीजियस फंक्शन होने वाला है, उसमें लोगों को टैक्स पे करना है। नहीं, हमारे टैक्स के पैसे से, इंसान के टैक्स के पैसे से कोई भी रिलीजन से रिलेटेड कोई भी खर्चा नहीं किया जाएगा। तो जो कॉमन पब्लिक है उसको क्या है, टैक्स नहीं पे करना है फॉर द रिलीजियस एक्सपेंसेस। ये बात हमारा आर्टिकल 27 बताता है। तो आर्टिकल 30 इसका करेक्ट ऑप्शन है, लेकिन उसके साथ में ये सारे आर्टिकल्स भी इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। मूविंग फॉरवर्ड, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, विथ रेफरेंस टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो सबसे पहला, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज एन ऑटोनोमस स्टैट्यूटरी बॉडी। तो क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी बॉडी है? तो नहीं, दिस इज अ रॉन्ग। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर आर्टिकल 324। इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया गया है आर्टिकल 324 में। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एडमिनिस्टर इलेक्शन टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का जो इलेक्शन होता है वो क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करती है? तो नहीं, वो स्टेट इलेक्शन कमीशन करती है। जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो एडमिनिस्टर करती है, ना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करती है। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो एडमिनिस्टर करती है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के इलेक्शन को। दैट्स वाई क्वेश्चन नंबर 4 का डी, नीदर वन नॉर टू, क्यों? क्योंकि ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत हो गया है। तो नीदर वन नॉर टू विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। शाहीन 1.0 बैच जो है वो लॉन्च हो चुका है, जो कि एमयू बीएलएलबी का प्रैक्टिस बैच है। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरी ऑलरेडी तैयारी हो चुकी है, मैंने पढ़ लिया है, बट मैं कंफर्म नहीं हूं कि मेरी गलती कितनी हो रही है, सही कितनी हो रही है, और उसके लिए मुझे प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करना है, तो वो प्रैक्टिस आपको प्रोवाइड कर रही है ये शाहीन 1.0 बैच, जहां पास आपको कंटिन्यूअसली आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा। ठीक है, लाइव क्लासेस में प्रैक्टिस कराई जाएंगी, साथ में आपको प्रैक्टिस शीट दिया जाएगा ताकि आप खुद से उन सारे सवालों को प्रैक्टिस कर सकें, और आपके जो भी कंफ्यूजन, जो भी डाउट है वो भी क्लियर हो जाएगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, और किस तरह से क्वेश्चन को एग्जाम में अटेम्प्ट करना है ये भी आइडिया आपको मिल जाएगा। व्हाट दिस बैच प्रोवाइड? दिस बैच प्रोवाइड डेली प्रैक्टिस सेशन। डेली आपको प्रैक्टिस सेशन होगा, 20 से ज्यादा आपको मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं, सेक्शन वाइज टेस्ट मिलेगा, लीगल जीके का अलग आपको टेस्ट मिलेगा, आपको मैथ्स और रीजनिंग का अलग टेस्ट मिलेगा, आपको वोकैब की अलग टेस्ट होगी, ये सेक्शनल टेस्ट भी आपको मिलेगा 200 से ज्यादा। ठीक है, ऑफर फी है 1999 का। ठीक है, एक्चुअल प्राइस था 9999, बट ये ऑफर फी है 1999 का। आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप जो है इस नंबर पर कॉल करके अपनी क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं। Question number 5. The electoral college that elects the vice president of India is different from the electoral college that elect the president of India on the basis that. अब electoral college का मतलब क्या होता है कि आखिर कौन इलेक्ट करने वाला है, कौन कौन वोटर होने वाले हैं बेसिकली। तो जब भी लोकसभा का इलेक्शन होता है तो लोकसभा में जितने भी लोग हैं नॉर्मली सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, एक्सेप्ट अगर हम हटा दें कि जैसे मान लेते हैं कोई ये है
कोई बिल्कुल ही पागल है, ठीक है, या फिर उसके ऊपर कोई चार्जेस लगे हुए हैं, तो उनको हटाने के अलावा नॉर्मली सभी के पास वोटिंग राइट हमारे यहाँ है, सिटीजन ऑफ इंडिया के पास, जो भी 18 साल से ज्यादा का हो गया है, ठीक है। तो 18 प्लस जो भी है, तो उसके पास क्या है, उसके पास वोटिंग राइट्स हैं हमारे यहाँ लोकसभा के इलेक्शन में या विधानसभा के इलेक्शन में। ये क्या है, ये हम लोगों को ऑलरेडी आर्टिकल 326 हमें लोगों को देता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इसकी कि आखिर जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, उस वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन लोग वोट देंगे, तो ये कह रहा है कि प्रेसिडेंट में जो लोग देते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट में नहीं देंगे। थोड़ा डिफरेंट है, जी हाँ बिल्कुल ये बात तो सही है, डिफरेंट तो है, लेकिन इसके आखिर डिफरेंट कैसे है, किस बेसिस पर है, तो कह रहा है इलेक्टोरल कॉलेज फॉर वीपी डज नॉट इंक्लूड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो अगर हम बात करें, ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट की, तो इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट में नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा नहीं मौजूद होते हैं, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट में मौजूद होते हैं, इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। चलो लिख लेते हैं, प्रेसिडेंट में कौन कौन होता है, तो प्रेसिडेंट में होता है इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। लेकिन वही हम वाइस प्रेसिडेंट की बात करें, तो वाइस प्रेसिडेंट में कौन इंक्लूड होता है वो हम देख लेते हैं। बोथ द ऑल द मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेस, यानी कि दोनों हाउस लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर आपको यहां देखने को मिल जाएंगे। इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा प्लस लोकसभा। यहाँ आपको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो यहाँ ये पहला कह रहा है कि नहीं होते हैं, तो नहीं, बिल्कुल होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर भी इंक्लूडेड होते हैं। तो फर्स्ट तो आपका गलत हो गया। द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ फॉर वीपी इंक्लूड्स मेंबर फ्रॉम द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, नहीं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के भी मेंबर नहीं होते हैं। तो 1 एंड 2 दोनों के दोनों गलत हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, नीदर 1 नॉर 2। Moving forward to next question, question number 6. With reference to 8th schedule in Indian Constitution, consider the following statement. एज शेड्यूल के रिगार्डिंग में ये बात कुछ दी गई है। तो इट इज अ लिस्ट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है। इसमें क्या है, एक लिस्ट है जहां पास ऑफिशियल लैंग्वेजेस को दिया गया है, ये तो सही है, ठीक है। दूसरे में आते हैं, इट इज अ कमीशन अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ ट्राइबल लैंग्वेज, नहीं, ये कोई कमीशन ट्राइबल लैंग्वेज के प्रमोशन के लिए नहीं दिया गया है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 विल बी रॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ पास हम लोगों को पता होना चाहिए 22 लैंग्वेज जो है वो इंक्लूडेड है 8वें शेड्यूल में, ठीक है। उन लैंग्वेज में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे सिंधी है, कोंकणी है, नेपाली है, बोडो, डोगरी, संथाली, ये सब क्या है बाद में कुछ एडेड लैंग्वेजेस हैं, मणिपुरी। इन सब का हमें याद रखना है कि कौन कौन से अमेंडमेंट से इनको ऐड किया गया है। तो आप लोग इसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये सारे लैंग्वेजेस किस किस से ऐड किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ के रिगार्डिंग में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो नोन एज एंटी डिफेक्शन लॉ वाज एडेड बाय 91st कॉन्स्टिट्यूशन। यहां तक तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन यहां पास गलत हो गया, क्योंकि इसको 52nd अमेंडमेंट से हम लोगों ने लाया है, 91st अमेंडमेंट से नहीं लाया है। 91st अमेंडमेंट से हम लोगों ने रिस्ट्रिक्ट किया है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का स्ट्रेंथ को, हमने रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की है, तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। 52nd अमेंडमेंट यहाँ होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं, डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, द डिसीजन ऑफ स्पीकर चेयरमैन इज फाइनल एंड नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। कह रहा है कि किसी भी इंसान को अगर ये 10th शेड्यूल में हटाया जाएगा, एज अ मेंबर हटाया जाएगा, तो उसका जो वो डिसाइड कौन करेगा, वो डिसाइड स्पीकर करेगा। यहां तक ये भी सही है, लेकिन कह रहा है इसका जुडिशियल रिव्यू यानी कि सुप्रीम कोर्ट उसको चेक नहीं कर सकती है कि जो इन्होंने डिस्क्वालिफिकेशन किया है वो सही किया है या गलत किया है, इस बात को चेक नहीं कर सकती है। तो नहीं, ये तो गलत है, ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। ही कैन डिस्क्वालीफाई, स्पीकर कैन डिस्क्वालीफाई एनीवन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, बट इट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू एंड दिस वाज सेड इन द केस ऑफ कियोटो होलोहान वर्सेस जचेलू, कि
स्पीकर का जो डिसीजन है विथ रिगार्ड टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एनी मेंबर, तो वो क्या है, जुडिशियल रिव्यू के सब्जेक्ट है, यानी कि जुडिशियल रिव्यू उसका हो सकता है। तो इसीलिए दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या हो गए हैं, गलत हो गए हैं क्वेश्चन नंबर 7 के। तो इसीलिए यहाँ पास भी ऑप्शन डी होने वाला है, नीदर 1 नॉर 2। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील विद द इम्पीचमेंट प्रोसेस अगेंस्ट द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट प्रोसेस आर्टिकल 61 में दे रखा है, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर 60 में क्या है, ओथ से रिलेटेड बातें बताई गई हैं, ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रिंसिपल और फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। ओनली पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर हैव अथॉरिटी टू इनैक्ट लॉज ऑन देयर ओन। नो लॉ मेड बाय द स्टेट कैन टेक अवे पर्सनल फंडामेंटल राइट। ठीक है, हमें पता है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास ही है पावर की वो क्या कर सकते हैं, लॉज बना सकते हैं। और साथ में कोई भी लॉ जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या पार्लियामेंट ने बनाया है वो किसी इंसान का फंडामेंटल राइट नहीं टेक अवे कर सकता है। ठीक है, ये तो प्रिंसिपल है, ये हम लोग को पता है, आर्टिकल 13 में भी ये दे रखा है। लेकिन फैक्ट देखते हैं, पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया विच अकॉर्डिंग टू अ ग्रुप ऑफ लॉयर ये फंडामेंटल राइट ऑफ ट्रेडर को वायलेट कर रहा है। अ ग्रुप ऑफ लॉयर ने रिट पिटीशन फाइल किया, इसकी वैलिडिटी को चैलेंज किया कि ये जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। क्यों? क्योंकि ये इनकी फंडामेंटल राइट को, ट्रेडर्स की फंडामेंटल राइट को क्या कर रहा है, बेसिकली वायलेट कर रहा है। अब यहाँ साथ में कहा कि इसको क्वैश कर देना चाहिए और पार्लियामेंट को ये डायरेक्ट करें कि एक नया लॉ बनाए। तो यहाँ पास क्या होगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन, नो रिट। क्या कोई रिट नहीं लाई करेगा? फंडामेंटल राइट का जब भी वायलेशन होगा, तो नहीं हमने पढ़ा है, जब भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन होगा तो हम रिट इशू करा सकते हैं अंडर आर्टिकल 226 और अंडर आर्टिकल 32। ठीक है, तो यहाँ पास ये तो यही पास गलत हो गया। आगे चलते हैं। द कोर्ट कैन क्वैश एग्जिस्टिंग अ लॉ इफ इट वायलेट्स फंडामेंटल राइट एंड कैन डायरेक्ट पार्लियामेंट टू मेक अ न्यू लॉ। तो ये बात इसमें कहा गया है कि कोर्ट जो है वो डायरेक्ट कर सकता है, कोर्ट डायरेक्ट नहीं कर सकता है, कोर्ट कैन ओनली सजेस्ट टू मेक अ लॉ। ठीक है, जैसा हम लोग विशाखा के केस में भी देखे तो कोर्ट ने कहा था कि आप लॉ बनाइए, इसीलिए बहुत बाद में जाकर के हमने देखा 2013 में विशाखा केस जो है 1980s के आसपास में हुआ है और उसके लिए जो लॉज आया है वो सीधा 2013 में आया है। तो इट कैन ओनली मेक सजेशन टू द पार्लियामेंट, इट कैन नॉट ऑर्डर, इट कैन नॉट, कोर्ट कैन नॉट ऑर्डर पार्लियामेंट टू मेक अ न्यू लॉ। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट में क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सी में आता है, the court can quash the existing if it violates fundamental right but cannot direct the parliament to make a new law। तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि ये क्वैश तो कर सकता है क्योंकि ये फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, पर ये पार्लियामेंट को डायरेक्ट नहीं करेगा कि आप नया लॉ बनाइए। क्वेश्चन नंबर 10 आते हैं, नेशनल एंथम वाज अडॉप्टेड ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। किस डेट में अडॉप्ट किया गया है? तो 24 जनवरी 1950 को क्या किया गया है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा नेशनल एंथम को अडॉप्ट कर लिया गया है। अडॉप्शन डेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बताइएगा प्लीज। अडॉप्शन डेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मुझे कमेंट में बताइएगा। हु इज द ओनली जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू हैव बीन द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ठीक है, तो जस्टिस एन राय रहे हैं, जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह रहे हैं, पतंजलि शास्त्री रहे हैं या पीएन भगवती रहे हैं। कह रहा है कौन, सुप्रीम कोर्ट के भी जज थे और वाइस प्रेसिडेंट भी बने हैं। तो अगर हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के जज भी थे और साथ में वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, तो वो एक ही इंसान है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। और ये सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट ही नहीं बल्कि प्रेसिडेंट भी बने हैं। पहले ये वाइस प्रेसिडेंट बने, क्यों? क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट का जो ये है वो खाली हो गया था और उसके बाद फिर ये क्या बने, उसके बाद फिर ये क्या बन गए हैं, ये प्रेसिडेंट भी बन गए थे। ठीक है, तो जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह क्या बने हैं, प्रेसिडेंट भी बने, एक्टिंग प्रेसिडेंट एज वेल एज वाइस प्रेसिडेंट दोनों ही रहे हैं, प्रेसिडेंट भी रहे हैं और वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12, असर्शन और रीजन दिया गया है, ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। तो ये हमें पता होगा आर्टिकल 30 का क्लॉज 1 है, ये सीधा सीधा स्टेटमेंट है और ये क्या है 2024 वाले में भी रिपीट हुआ था और ये 2023 में भी आया है। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। रीजन कह रहा है इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश्ड बाय द माइनॉरिटीज आर नॉट इंटाइटल्ड टू गवर्नमेंटल एड एंड गवर्नमेंट इज नॉट अंडर ऑब्लिगेशन टू गिव इट। तो अगर हम आर्टिकल 30 का क्लॉज 2 देखें तो उसमें ये बात नहीं कही गई है, उसमें कहा गया है कि इंस्टीट्यूशन जो भी है उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी गवर्नमेंट एड देते वक्त। तो कह रहा है कि नहीं दे सकती है, नहीं, दे आर इंटाइटल्ड टू गवर्नमेंट एड बट दे गवर्नमेंट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट व्हाइल ग्रांटिंग एड। ये बात कहा गया, तो ये स्टेटमेंट सही गलत हो जाएगा, असर्शन सिर्फ सही है। तो यहाँ पास इसका सी हो जाएगा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स।
क्वेश्चन नंबर 14, द मेंबर ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय, मेंबर ऑफ राज्यसभा को कौन इलेक्ट करता है? तो राज्यसभा का मेंबर को इलेक्ट करने की जो जिम्मेदारी है इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। इसको राज्यसभा को इसीलिए हम लोग काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं, क्योंकि जो स्टेट है वो इसको इलेक्ट करके ये लोग भेजते हैं, और इनका भी इलेक्शन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मेथड से होता है। तो ये क्या है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर इन्हें राज्यसभा के मेंबर को इलेक्ट करके भेजते हैं। राज्यसभा में टोटल जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 250 है, 12 जिसमें क्या होते हैं, नॉमिनेटेड होते हैं, 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। इसको हम लोग अपर हाउस के भी नाम से जानते हैं, परमानेंट हाउस के भी नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये डिसॉल्व नहीं हो सकता है, और राज्यसभा के जो मेंबर हैं वो 6 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। राज्यसभा के मेंबर 6 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। हर 2 साल पे 2 इयर्स 1/3 जो है वो रिटायर हो जाते हैं, 1/3 मेंबर रिटायर। ठीक है, तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन पॉलिटी का, जामिया बीएलएलबी 2023 का। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा हो, और जो भी मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे हैं उसको जरूर आप बताइएगा। तब तक के अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और प्रिपेयर करते रहिए। अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।